ओके डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, आपको टाइटल थोड़ा सा अजूबा लगा होगा। क्या भारतीय संघवाद एक छलावा है? एक्चुअली मैंने स्टेटमेंट इस कंटेक्स्ट में दिया है कि जो साउदर्न स्टेट्स हैं वो डिलिमिटेशन यानी लोकसभा की सीटों के आवंटन को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और सेंसिटिव होने की वजह यह है कि उन्होंने भारतीय संघीय व्यवस्था को बड़ी गंभीरता से लिया है। और अगर हम पूरे संविधान के प्रोविजंस को देखते हैं तो संघवाद का ऐसा कोई आश्वासन दिखता नहीं है। अब तक जितनी भी बातें और बहस इस मुद्दे पर हो रही है वो सारी बहस सिम्टम्स के ऊपर हो रही है, कॉज के ऊपर नहीं हो रही। मैंने सोचा कि चलो अपने ऑडियंस के समक्ष में कुछ ऐसे तथ्य को उद्घाटित करूं जिसका कोई ना कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है और सामान्य लोगों तक ये बातें नहीं पहुंच पाती। अब कहां से शुरू करें? चलिए मैं आपको थोड़ा सा भारत के पार्टीशन से पहले ले चलता हूं, लेकिन घबराइए मत, मैं आपको 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर बिल्कुल नहीं ले जा रहा। मैं शुरू कर रहा जब कैबिनेट मिशन योजना इंडिया में आई थी तो पहली बार इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा का प्रोविजन आया था कि भारत में एक संविधान सभा गठित होगी। देयर वुड बी फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो अपना काम करेगी। वो कैबिनेट मिशन योजना का ही प्लान का हिस्सा था और फिर वो गठित भी हुई। हालांकि कैसे गठित हुई उसकी एक अलग कहानी है। मतलब उसमें भी ब्रिटिश ने हमारे साथ एक तरह का छलावा ही किया, क्योंकि क्लीमेंट एटली ने कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू को आश्वासन दिया था कि व्हेनेवर द लेबर पार्टी गवर्नमेंट वुड कम टू पावर सो इट विल इंश्योर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। जब हमारी सरकार जब भी बनेगी, लेबर पार्टी की सरकार, क्लीमेंट एटली एक्चुअली साइमन कमीशन के मेंबर के रूप में आया था इंडिया में पहले। ये मैं घटना बता रहा हूं आपको 1928 की। तो पंडित नेहरू को उसने व्यक्तिगत तौर पर आश्वासन दिया था, लेकिन जो संविधान सभा गठित हुई कुछ और थी, उस आश्वासन से काफी परे। एक तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आधार पर 10% लोगों को मताधिकार प्राप्त हुआ था। संघ में तो चुनाव भी नहीं हुए थे, प्रांतों में चुनाव हुए थे और प्रांतों में जो चुनकर आए थे रिप्रेजेंटेटिव्स वो भी लिमिटेड फ्रेंचाइज के आधार पर आए थे। उनमें भी इनडायरेक्ट जो चुने गए वो संविधान सभा में गए। लेकिन अब उसे इंडिया का संविधान बनाना है। 9 दिसंबर को पहला सेशन हुआ। तब मुस्लिम लीग इंडिया का हिस्सा था क्योंकि इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था और कांग्रेस और इंडिया के नेशनलिस्ट लीडर्स थे, दे वर ट्राइंग डेस्परेटली टू अवॉइड द सिचुएशन ऑफ पार्टीशन। जो भारत के नेतागण थे वो विभाजन को रोकने के लिए हर संभव और हताश प्रयास कर रहे थे। अंततः ये दुर्घटना नहीं रुकी। हालांकि उस दुर्घटना से पहले की बात मैं बताऊं कि जब संविधान सभा की बैठक हुई 9 दिसंबर को, तो एक तो हम आजाद नहीं थे, हम ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंतर्गत थे। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड वन वाज कि हम एक्चुअली जो संविधान हम बनाने जा रहे थे उस पर मुस्लिम लीग का बहुत ज्यादा दबाव था, क्योंकि मुस्लिम लीग तब उसका हिस्सा था इंडिया के पार्ट का। आपको एक चीज ध्यान होगा कि अभी राष्ट्रीय गीत को लेकर, नेशनल सॉन्ग के मुद्दे को लेकर भी काफी विवाद हुआ है जो बंकिम चंद्र चटर्जी का है। उसमें भी उस समय कांग्रेस की इस बात के लिए बहुत कोसा जाता है। बहुत ही नेचुरल है कि भाई आपने इतना सुंदर राष्ट्रीय गीत को बस 2 स्टेंजा ही रखा और बाकी स्टेंजा को आपने सुला दिया मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए। दिस वाज द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। बट माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि किसी भी चीज का मूल्यांकन करने से पहले उस कॉन्टेक्स्ट में उसको रखकर देखिए जिस कॉन्टेक्स्ट में वो घटित हुई या वो पॉलिसी डिसाइड हुआ या उसे अपनाया गया। जब ये राष्ट्रीय गीत का एक कॉन्सेप्ट रखा गया था नेशनल सॉन्ग का, तो बेसिकली मुस्लिम लीग ने इस आधार पर ऑब्जेक्ट किया था कि आप कह रहे हो कि इंडिया एक यूनिफाइड नेशन होगा और इंडिया का कंप्लीट कल्चर को हम सम्मान करेंगे, तो आप हमारे धर्म का सम्मान कहां कर रहे हो? क्योंकि आप तो गॉड को एंथ्रोमॉर्फिक रूप से रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप मानव की तरह गॉड को रिप्रेजेंट कर रहे हो और हमारे इस्लाम में नहीं है, तो आप हमारी भावना का कहां ख्याल कर रहे हो? कांग्रेस ने सोचा चलो मान जाओ तुम, अरे किसी तरह से पार्टीशन रुक जाए। तो कांग्रेस ने, उसमें केवल ये नेहरू नहीं थे, इसमें सुभाष भी थे, वल्लभ भाई पटेल भी थे, सारे लीडर्स ने मिलकर निर्णय लिया था। खैर वो एनीवे एक अलग कहानी है।
बहरहाल मैं उसकी चर्चा नहीं करता। अब मुस्लिम लीग का कहना था कि हम इंडिया में रहेंगे बट सेंटर वीक रहना चाहिए और स्टेट स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत नेचुरल था, क्योंकि मुस्लिम लीग तो इस बात को जानती थी कि वी हैव टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, इन सेंटर द कांग्रेस हैड टू डोमिनेट, और एनी हिंदू वाली पार्टी कोई डोमिनेट करेगी भविष्य में, उसमें हमारी दाल तो गलेंगे नहीं। हालांकि ये गलत सोच थी। अब क्यों मान के चलते हो कि पॉलिटिकल इक्वेशन धर्म के आधार पर इंडिया में बना रहेगा? अरे उस समय अगर आप प्रयास करते और इंडिया का सेकुलराइजेशन हो गया होता तो ये मुद्दा ही नहीं होता कि मुस्लिम लीग पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, कोलिशन गवर्नमेंट भी बन सकती थी। इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट का जमाना भी आया, लेकिन अब जिन्ना की अलग सोच थी, अब उनको कौन समझाए, वो तो अलग बात है। तो कुल मिलाकर यह तय हुआ मुस्लिम लीग के कारण कि मुस्लिम लीग को खुश करना है, पार्टीशन को रोकना है, तो एक वीक सेंटर रखना पड़ेगा। रामचंद्र गुहा ने अपनी बुक लिखी है इंडिया आफ्टर गांधी में कि भाई कांग्रेस जब संविधान सभा जब बनी थी तो संविधान सभा के बनने के टाइम या जब पार्टीशन ऑफ इंडिया 15 अगस्त में जब पार्टीशन हुआ उससे पहले यही तय हुआ था, इसी पर तय नहीं हुआ था, चर्चा चल रही थी और ये लगभग स्वीकृत होने की स्थिति में थी कि भाई जो प्रोविंशियल गवर्नर होगा, जो राज्य में गवर्नर होगा, उसका चुनाव होगा। मतलब इसका मतलब आप समझ सकते हो कि स्टेट में तो काफी ऑटोनॉमी हो जाएगी उसको। इस मूड में कांग्रेस भी थी कि मुस्लिम लीग को खुश करना है, लेकिन पार्टीशन एवर्ट नहीं हुआ, पार्टीशन नहीं रुका, विभाजन नहीं रुका, देश बट गया। मुस्लिम लीग यहां से पाकिस्तान कूच कर गई, अब ब्रिटिश भी यहां से प्रस्थान कर गए, मिडनाइट की फ्रीडम स्पीच हुआ और 15 अगस्त को संविधान सभा खुली और ये पहली स्वतंत्र संविधान सभा थी जब हमारे ऊपर ना तो ब्रिटिश का दबाव था न मुस्लिम लीग का दबाव था। 15 अगस्त की इवनिंग से जो हिंसा छिड़ी उसने बड़ा विषाक्त रूप ले लिया। संविधान सभा की इधर बैठक चल रही थी, उधर हिंसा हो रही थी। पंजाब से शरणार्थी झुंडों में आ रहे थे, दिल्ली राजधानी शरणार्थियों से पटी पड़ी थी और संविधान सभा अपना काम कर रही थी। तो अब देखिए इंडिया मल्टीरेशियल, मल्टीलिंगुअल, मल्टीरीजनल, बहुभाषाभाषी, बहुक्षेत्रिक, बहुनस्लीय एक राष्ट्र बनने जा रहा था। तो फेडरलिज्म तो हमारा कमिटमेंट था, लेकिन ये सारी घटनाएं हुई और सारे परिवर्तन के कारण हम वह फेडरलिज्म नहीं अडॉप्ट करना चाहते थे जो यूएसए ने अडॉप्ट किया, जो स्विट्जरलैंड ने अडॉप्ट किया, जो आप कह सकते हो कि बाकी जिसको तुम स्ट्रॉन्च फेडरल गवर्नमेंट कहते हो उसने अडॉप्ट किया। इवन कैनेडियन फेडरलिज्म से हमारे फेडरलिज्म को कंपेयर किया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कैनेडियन फेडरलिज्म भी हमसे ज्यादा फेडरल है। हालांकि ठीक है, दोनों में समानता है। जैसे हम विस्मांगी संघ के उदाहरण है एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म के, वो भी विस्मांगी संघ का उदाहरण है। एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म वो होता है जिसमें आप किसी राज्य को विशेष स्टेटस दे देते हो, जो यूएसए में संभव नहीं है। हमने आर्टिकल 370, 371 में एक तो हमने कश्मीर को दिया हुआ था, जो जम्मू कश्मीर को जो हट गए, लेकिन 371 में अभी भी आप देखिए कि द आर्टिकल 371 एग्जिस्ट। तो मतलब ये हुआ कि हमने, लेकिन फिर कनाडा से फिर भी हमारा संघ अलग था, कनाडियन हमसे ज्यादा फेडरल था। हमने इतना तक कि फेडरल शब्द का यूज भी नहीं किया, यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का यूज किया। चलिए, तो कुल मिलाकर हमने फेडरलिज्म को व्यवहार में दफना दिया था, लेकिन हमारी संविधान सभा हमेशा संघ 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 रटती रही। हमारे नेताओं की जुबान पर संघ रहा और विशेषकर जो गैर हिंदी भाषी प्रदेश थे उनके लिए संघ शब्द बड़ा ही मन लुभावन रहा। विशेषकर दक्षिणी भारत के राज्य जो कहीं ना कहीं अपने आप को मानते थे कि उत्तर का डोमिनेंस है और संघीय व्यवस्था ही हमारे हितों की रक्षा कर सकती है, वो भाषाई आधार पर लिंग्विस्टिक बेसिस पर मूवमेंट छेड़ चुके थे, लैंग्वेज के आधार पर प्रांत बनाने के लिए दबाव डाल चुके थे। 1956 में लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन भी हुआ। तो ये सारी बातें चल रही थी, लेकिन हमारा जो पूरी संविधान है उसमें देखिए तो भाई कहाँ संघ है? यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग है, फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं है। आर्टिकल 1 से 4 तक, जैसे अमेरिका के लिए आप कहते हो जो अविभाज्य राज्य को अविभाज्य संघ, इंडिया में देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे नाम बदल दे, इवन उसका बाउंड्री चेंज कर दे। तो स्टेट सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट कर चुका है कि सेंटर पहले है, स्टेट्स बाद में है। एक तो ये हुई।
इसके आगे आप जाइए तो आज देखिए सबसे बड़ी समस्या डिलिमिटेशन की आ गई, क्योंकि साउदर्न स्टेट्स हैव टेकन इट वेरी सीरियसली कि भाई आफ्टर ऑल हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो वैसे भी 24% था और भी कम होकर 22%, 21.5% के करीब आ जाएगा। और इसका कारण है जनसंख्या के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर आप अगर रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो 1971 से जब से आपने, उनका कहना यह है कि भाई जब से आपने 1970 से अपने पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी के तहत इंदिरा गांधी ने जो सीटों को फ्रीज किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने टोटल नंबर को बरकरार रखा, अब हमारे ऊपर डेमोक्रेसी शॉट मतलब वो तलवार लटक रही है परिसीमन की, और हमने इस बीच अपने विकास करके जनसंख्या को कम कर दिया और उत्तरी राज्य मस्ती करते रहे, और आज उनकी सीटें सिर्फ इसलिए बढ़ रही है। तो खैर ये समस्या क्यों उठी? ये समस्या इसलिए उठी क्योंकि हम लोगों ने जो अपना पार्लियामेंट बनाया उसमें 2 सदन होते हैं, कहा संघीय व्यवस्था थी, लेकिन जो अपर चैम्बर है राज्यसभा उसमें फिर पॉपुलेशन के आधार पर रिप्रेजेंटेशन दे दिया, पॉपुलेशन वेटेज दे दिया, जबकि कोई भी संघीय व्यवस्था में पॉपुलेशन का वेटेज नहीं है, एक चैम्बर होता है स्टेट के लिए। चलिए अगर हमने राज्यसभा को कुछ कम शक्तियां भी दी थी तो वो भी चल जाती, लेकिन कम से कम टेक्निकली हमें राज्यसभा में बराबर के आधार पर प्रतिनिधित्व दे देना चाहिए था स्टेट्स को। आज देखिए यूएसए को 2 चैम्बर है, सीनेट है, हालांकि सीनेट वहां ज्यादा पावरफुल है। हम तो इतना तक सजेस्ट कर रहे हैं कि आप राज्यसभा को उतना पावरफुल नहीं बनाते, जैसा है वैसा रहने देते, केवल आप पैरिटी मेंटेन करते उनके नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। फायदा क्या होता? ये मुद्दा ही नहीं उठता कि लोकसभा में किस राज्य को कितने प्रतिनिधि भेजने का राइट है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, अब यूएसए में सीनेट अपर चैम्बर है, उसमें सारे स्टेट्स का 2 मेंबर्स है, और लोअर चैम्बर है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। वो तो खैर एक आदर्श संघ का मॉडल माना जाता है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधि सभा, वहां पर जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व है। अब वहां पर एक स्टेट है कैलिफोर्निया, उसको टोटल 52 सीट्स है प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, और एक स्टेट है दिलावारे, उसको 1 मेंबर भेजने का राइट है, 50-1। लेकिन दिलावारे ने आपत्ति इसलिए नहीं की क्योंकि आप अपर चैम्बर सीनेट में दोनों को 2-2 रिप्रेजेंटेशन भेजने का राइट है। अब बताइए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 1 मेंबर एंड सीनेट में 2 मेंबर्स, इसलिए कि सीनेट में सारे जो स्टेट्स है उसको रिप्रेजेंटेशन बराबर है। तो मतलब यह है कि इसी कंटेक्स्ट में मैंने कहा तो आज साउदर्न स्टेट्स को यह मुद्दा उठाने का मौका ही नहीं मिलता है कि पॉपुलेशन के आधार पर रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग कैच 22 में फंसे हुए। अब अगर हम आर्टिकल 81-82 के बेसिस पर पॉपुलेशन के आधार पर अगर हम रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं स्टेट्स को, तो पता चलता है कि भाई ये तो बड़ी इनजस्टिस होगी। अब उत्तर भारत की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर पता चला 25 लाख लोग हैं तो उनको भी एक ही सीट, और साउदर्न इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंसी में या फिर वेस्ट के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जैसे पंजाब भी है उसके टी में, तो अगर उनको पता चला 17 लाख 15 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स है तो उनको भी बराबर का रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग जो 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू है उसका सिद्धांत का खंडन हो रहा है। दूसरी तरफ हमने जो एक फेडरल कॉम्पैक्ट बनाया है, जो हमने एक ट्रस्ट किया है, हमारे स्टेट्स ने भरोसा किया है कि इंडिया एक फेडरेशन है, अगर हम वैसा नहीं करते हैं, पॉपुलेशन के आधार पर सीआरली दे देते हैं, तो फिर फेडरल कॉम्पैक्ट के साथ बुरा होगा। तो ये दुविधा इसलिए हमें आई क्योंकि हमने शुरू में ही हमारे संविधान सभा ने इस स्थिति की परिकल्पना नहीं की थी कि आज न कल ये नौबत आ सकती है। सो माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हमने इस पहलू की तरफ थोड़ा आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से दिखाकर इशारा करना चाहा। मुझे लगता है कि ये लेक्चर आपकी समझ में आ गया होगा, और फिर भविष्य में मैं इसी तरह का कोई टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू अगेन। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।